हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के क्लास 10 बोर्ड के टॉपर्स के साथ बातचीत किया। उस बातचीत के क्रम में हमारा प्रयास यह जानने का रहा कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे की, रिवीजन कैसे किया, प्रैक्टिस कैसे किया और बाकी कौन कौन से प्रयास किए कि उनका इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा। टॉपर्स के साथ बातचीत के क्रम में एक विचार मन में आया कि क्यों न अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ भी विचार विमर्श किया जाए और उनसे भी ये जानने का प्रयास किया जाए कि अलग अलग सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे किया जाए और साथ में कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा की जाए जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। इसी क्रम में आज हमारा पहला प्रयास है और उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। मैथमेटिक्स से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मैथमेटिक्स पर चर्चा के लिए हम लोगों के साथ आज हैं वीएसटी रमन सर। रमन सर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आप मैथमेटिक्स को बड़े ही आसान तरीके से कैसे समझा जाए, कैसे रिवाइज किया जाए और कैसे प्रैक्टिस किया जाए बताते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो आज हम लोग रमन सर से ये जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि प्री बोर्ड एग्जाम के बाद खास करके और बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी मैथमेटिक्स की कैसे की जाए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहली बात हम लोग चर्चा में ये रखना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम जब स्टूडेंट्स देते हैं, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम हम लोग यहाँ रख रहे हैं, तो उनके मन में जो सबसे ज़्यादा डर पैदा करने वाली चीज़ होती है वो होती है कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसा होगा, मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस कैसा होगा। सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ करके स्टूडेंट्स मैथ्स के पीछे पड़े रहते हैं और उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं आ पाता है। मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए और कितना इसमें प्रयास करना चाहिए? जो मैं समझता हूँ, बच्चों को जो मैथमेटिक्स में एक जो डर आता है उसकी मुख्य वजह जो है उनका बेसिक मैथ्स का कमज़ोर होना। वैसे बेसिक मैथमेटिक्स में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन का एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। किंतु जिन बच्चों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है या उस समय वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में एक डर हो जाता है कि मैथ्स जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए काफ़ी समय देना होगा। किंतु ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका बेसिक ठीक है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो डर का असली वजह है वो है मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सही ज्ञान नहीं होना। सर, आपका कहना है कि फंडामेंटल्स पे काम ज़्यादा करना चाहिए। जरूर सर। और इसके काम के क्रम में प्रयास ये होना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले समझा जाए, समझने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए और उस प्रैक्टिस से वो डर चला जाएगा। और तब जब वो क्लास 10 के लिए प्रयास करेंगे, क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक्स जो है उनके ऊपर जब वो प्रयास करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। डेफिनेटली सर, जब तक आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है उस पर आप कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, सर ने ये जो बताई बात आप लोगों को कि आप पहले अपने फंडामेंटल्स को मजबूत बनाइए, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपना मन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कहीं भी कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। और तब जब आप
कोई भी सवाल मैथ्स का बनाएंगे तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच, कोई डर, कोई भय बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो पहला जो सर ने बताया वो ये बताया कि मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए, तब आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के बारे में एक और बात सामने आती है जो स्टूडेंट्स के थ्रू ही आती है कि क्वेश्चंस को वो ठीक से समझ नहीं पाए और इसीलिए जो प्रक्रिया उसमें, जो मेथड उसमें फॉलो करना था या जो फॉर्मूला लगाना था वो नहीं लगा पाए। सर, इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने आना चाहिए और पढ़ने से ज़्यादा ठीक से समझना आना चाहिए, तभी हम जान पाते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोगों को बताइए। जनरली जो बच्चों को हम मैथमेटिक्स समझाते हैं उसमें दो ही चीज़ रहती है क्वेश्चंस में। एक जो रहता है वो उसमें इंफॉर्मेशन रहता है और दूसरी चीज़ जो रहती है कि उस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ अननोन की वैल्यू निकालनी होती है या प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले आपको रीड करके उस क्वेश्चंस को डिवाइड करना आना चाहिए कि इसमें चीज़ क्या दी गई है और क्या निकालना है। जब आप ये समझ गए और उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये समझना होगा कि ये कंसेप्ट इसमें कौन सा लगना है, फार्मूला कौन सा लगना है, फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर, आपके कहने का मतलब यहाँ ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। दो पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ, ये दो पार्ट कौन कौन से हैं सर? एक तो जिसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं गिवन। अच्छा, जो दिया हुआ है। और दूसरा कि क्या हमको निकालना है। अच्छा, या क्या प्रूफ करना है आपको। ये दो पार्ट में अलग करना जब आ गया तो समझिए काफी कुछ बच्चे ने समझ लिया क्वेश्चन को। अच्छा, इतना करने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन की समझ तो आपको हो गई है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना। अब उसमें उसको ये सोचना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट या कौन सा फार्मूला उस इंफॉर्मेशन के लिए सुटेबल है, जो दिया गया है उसके लिए सुटेबल है, उसमें अप्लाई कर दीजिए तो वो आपको चीज़ जो निकालना है वो निकल आएगा। या प्रूफ करना है आप उसको उससे लिंक करके प्रूफ कर दीजिए। मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, एक जो नोन है, जो दिया गया है, और दूसरा इसी दिए गए के आधार पर जो नहीं दिया गया है, जो निकालना है उसको आपको निकालना है और वहां तक आपको सफर तय करना है। और ये सफर तय कराएगा आपको फार्मूला। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और कहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आप अप्लाई कीजिए और मेथड को फॉलो कीजिए, आपसे आसानी से सवाल बन जाएगा। यही बात है सर? यही बात है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आप उस कंसेप्ट को किस तरह से जो दिया गया चीज़ है उससे रिलेट करते हैं। वो रिलेशन आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब जो दिया गया है और जो निकालना है उसके बीच के रिलेशन को आपको समझना है। वो समझ गए मतलब आप क्वेश्चन समझ गए और आप फार्मूला लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। ये तो बहुत ही आसान तरीका से सर आपने बता दिया बच्चों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आल्सो ट्राई दैट, बट ये एक बार ट्राई नहीं करना है। वंस यू ट्राई एंड आफ्टर दैट यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस रहेंगी, डिफरेंट अननोन वैल्यूज़ निकालना होगा तो डिफरेंट कंसेप्ट लगेंगे। एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वही कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा। मतलब हर क्वेश्चन के लिए जो गिवन पार्ट होगा और जो पार्ट निकालना होगा उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो अलग अलग होगा।
यही बात है सर। यही बात है सर, और इससे आपका दिमाग खुलेगा जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सिचुएशंस अलग अलग आपको मिलेंगी। तो उससे आपको समझ में आएगा कि कौन डिफरेंट जो आपके अप्रोच है, आपके कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला हैं, वो किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं। एक बड़ी जरूरी बात यहाँ पर, अक्सर मैथमेटिक्स के जो अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे मेंटर्स हैं, वो एक बात कहते हैं या कहावत कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 अलग तरीके से सॉल्व करें। सर, बात यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट की ही आई, फिर कॉन्सेप्ट की ही आई है। हाँ, और इससे उनका प्रैक्टिस बढ़ता है। ठीक सर, हम लोग रमन सर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे किया जाए। सर, इसमें थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि प्रैक्टिस कितना करें, कैसे करें, ये बताइए सर। इसका एक बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक मेथड है। जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे हैं, इनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये कम से कम 3 कॉपी स्टार्टिंग में ही, सेशन के स्टार्टिंग में ही बना लें। अच्छा, 3 कॉपी अच्छा। अलग अलग बना लें। पहली कॉपी जो है वो प्रैक्टिस की रहेगी, जिसमें हर चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना होता है। मतलब कॉपी नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस। नंबर 2 मास्टर कॉपी। अच्छा, मास्टर कॉपी क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में। और थर्ड जो है रिवीजन कॉपी। अच्छा, प्रैक्टिस कॉपी, मास्टर कॉपी एंड रिवीजन कॉपी। अच्छा, तो प्रैक्टिस कॉपी में आप क्वेश्चंस हर चैप्टर्स का बनाएंगे, और उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों कि आपसे पहले अटेम्प्ट में ना बने, तो उससे आप फिर दोबारा बनाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे आपको 3 बार भी बनाना पड़ सकता है। और टोटल 15 चैप्टर्स हैं क्लास 10th में। तो इस तरह से हर चैप्टर्स में 5 से 6 एक्सरसाइज हैं, मिसलेनियस है, ऑप्शनल हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सब क्वेश्चंस को करना है आपको प्रैक्टिस कॉपी में, सब करना है, किंतु सीरियली करना है। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के बाद में चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब फिर इन ऑर्डर जाए। हाँ, ऑर्डर्स में ही उसको करिए। उसके बाद में आप जब मास्टर कॉपी बनाएंगे, तो मास्टर कॉपी में जैसे चैप्टर 1 आप स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 1 का पूरा आप कंसेप्ट लिखेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके डेफिनेशंस हैं, उस डेफिनेशंस को आप अच्छे से लिखेंगे। इसमें आप कलर पेन भी यूज़ कर सकते हैं, 2 कलर पेन यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग, हाँ, मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, कॉपी को देखने में अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप सब्जेक्ट को, इसलिए मैं बोला 2 कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका टर्मिनोलॉजी हो गया, कंसेप्ट हो गया, फार्मूला डेरिवेशंस हो गए। उसके बाद में आप एक्सरसाइज पे आएंगे। चैप्टर 1 का आपने पूरा लिख लिया, कंसेप्ट लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया, टर्मिनोलॉजी लिख लिया। उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। तो जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे, तो उसमें आप बोर्ड में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को उस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं कि आप प्रैक्टिस कॉपी में जिस तरह से कर रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड में आप जैसा बनाएंगे उसको वैसा करेंगे। अब इसमें एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने एक्सरसाइज जैसे 1.1 है वो प्रैक्टिस कॉपी में भी बनाया है, 1.2 भी बनाया है, यहाँ भी आप बना रहे हैं। डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर, किंतु यहाँ डुप्लीकेट करने का रीज़न ये है कि आप बोर्ड में कैसे बनाते हैं उसका एक प्रेजेंटेशन वाला वो कॉपी हो गया, इसलिए मास्टर कॉपी हो गया। दूसरी चीज़ इसकी जो खूबी है वो ये है कि आपने वहाँ चैप्टर 1 के जितने एक्सरसाइज में आपको अगर 10 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जिनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ा, किसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ा, किसी क्वेश्चन को 4 बार करना पड़ा, उसको आप यहाँ रेड से स्टार दे दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने 2 बार आपने बनाया, वहाँ पर 2 अटेम्प्ट में आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप
2 स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपने 3 बार करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आया, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 3 स्टार कर दीजिए। ये एक तरह से इंडिकेटर हो जाएगा। इंडिकेटर हो जाएगा कि आपको एक्सरसाइज वाइज क्या माने किस टाइप के क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज आई हैं। आपको अपना वीकनेस भी पता चलेगा, स्ट्रेंथ भी पता चलेगा, साथ में आप बोर्ड में किस तरह से लिखेंगे वो भी आप का एक प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, ये प्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो डेवलप हो जाएगा। आपका डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ये मास्टर कॉपी हो गया। अच्छा। तो इस तरह से हर चैप्टर्स का आपको चैप्टर 1 का कंसेप्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, फिर आप चैप्टर 2 में आएंगे, उसी तरह से चैप्टर 2 का आप टर्मिनोलॉजी, फार्मूला डेरिवेशन, फार्मूला सब डिटेल्स में लिखेंगे। वही 2-3 पेन के को यूज़ करते हुए, ताकि उसमें कुछ इंटरेस्ट रहे, आपको उस कॉपी को देखने की इच्छा रहे, क्यूरियोसिटी जगे। उसमें कहीं कोई कट नहीं होना चाहिए, उस कॉपी में किसी तरह का कट नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, बस ऐसा प्रेजेंटेशन आपका हो। अब थर्ड जो है कॉपी, वो रिवीजन कॉपी है। उस रिवीजन कॉपी में फर्स्ट 3-4 पेजेस में आप पूरे फार्मूले चैप्टर 1 to 15 के शॉर्ट में लिख दीजिए। आपने वहाँ तो अलग अलग लिखा है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत हुई तो आप पीछे टर्न करके उस कंसेप्ट को, फार्मूला को आप रिफ़र कर लिए। किंतु यहाँ पर आप वो चीज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सबको मिला देंगे। चैप्टर 1 to 15 के जितने टर्मिनोलॉजीज हैं, फार्मूले हैं, शॉर्ट में, नॉट डिटेल। मास्टर कॉपी में डिटेल में है, रिवीजन कॉपी में जो रहेगा वो शॉर्ट में रहेगा। बुलेट्स में जाएंगे। हाँ, बुलेट्स में जाएंगे उसमें। इसके बाद में आपका उस कॉपी से आप उस क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिसको आपने हाईलाइट किया है, 2 स्टार लगा के, 3 स्टार लगा करके चैप्टर वाइज, उसको आप फिर उसमें रिवीजन कॉपी में कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन जो है आपका फास्ट हो जाए एग्जाम टाइम में। जो हमारा वीक पॉइंट था, जो पॉइंट हमें ट्रबल करता था, प्रॉब्लम्स हमें ट्रबल करते थे, करेक्ट, उनको यहाँ फिर से प्रैक्टिस कर मतलब इसके जो प्रैक्टिस कॉपी हुई सर, रिवीजन कॉपी हुई, तीसरी कॉपी, हाँ, उसमें हमने क्या किया कि शुरू में पूरी बुक में जितने भी फार्मूलाज हैं, हाँ, शॉर्ट में लिख लिया, कॉन्सेप्ट को लिख लिया। मतलब ये हो गया हमारा शॉर्ट फार्मूला सेक्शन। हाँ, इसको एक कर लिए, और उसके बाद जिनमें हमने स्टार्स लगाए थे, हाँ, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ जम के प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन कर ले, हाँ, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं दैट इज माइक्रो नोट्स भी आप उसको कह सकते हैं कि कंसेप्ट भी हो गया आपके, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी उसमें आ गए जो भी हैं, तो आप फास्ट रिवीजन हो गया। मैंने आपको उतना टाइम, अभी जो टाइम आपने उसमें लगाया, इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। बस। तो रमन सर ने ये तो मैथमेटिक्स को बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से रख दिया आप लोगों के सामने, और आप लोग तो इस तरह से कीजिए। आपके जो सीनियर्स हैं, या आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो अभी क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में हैं, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपके रिलेशंस में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी क्लास में 3 कॉपी मैथमेटिक्स की रखिए। अगर आप मैथमेटिक्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तब 3 कॉपी रखिए। पहली कॉपी सर ने बताई प्रैक्टिस के लिए, दूसरी कॉपी सर ने बताई मास्टर कॉपी, और तीसरी कॉपी सर ने बताई एक्सरसाइज कॉपी, रिवीजन कॉपी। तो प्रैक्टिस, मास्टर, रिवीजन, ऐसा कीजिए, और मैथमेटिक्स का जो डर है वो आपको भगाना नहीं पड़ेगा। वो जैसे जैसे ये काम आप करते जाएंगे, वैसे वैसे मैथमेटिक्स का भूत खुद भाग जाएगा, और आप अपने आप को बिल्कुल आत्मविश्वास से परिपूर्ण पाएंगे। ये बहुत जरूरी और बहुत ही नायाब तरीका सर ने बताया है। सर, इस बात के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स के बारे में और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने तो सर नहीं सुना था कहीं पे।
नहीं। शायद आप जैसे मैथ्स टीचर हमें बचपन में नहीं मिले, नहीं तो हम भी मैथ्स पढ़े होते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, मुझे तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, हमारे स्टूडेंट्स तो शायद और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए होंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसको स्टूडेंट्स को किस रूप में लेना चाहिए, इस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ये किस तरह से स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है? एक्चुअली प्री बोर्ड एग्ज़ाम माने बच्चों को जगाना। अच्छा, जगाना है, दैट इज़ वेकअप कॉल फॉर स्टूडेंट्स बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये उनको जगा करके बताया जाता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम जब आप रूम में जाएंगे तो आपको किस तरह की ये का फियर आएगा, आप फिर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपकी साइकोलॉजी कैसी रहेगी। फिर इसके बाद आप जब एग्ज़ाम दे देंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है और उस प्रिपरेशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से बचे हुए डेज में अपने को प्रिपेयर करना है और अपने वीक पोर्शंस और स्ट्रॉन्ग पोर्शन दोनों आपको पता चल जाएंगे। तो ये इसका मेन जो है एम है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का। रमन सर का कहना है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वेकअप कॉल है, आपको आप ही के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। आप कैसे एटमॉस्फेयर में बोर्ड का एग्जाम देंगे, किस तरह से प्रोसीडिंग्स होंगी, कैसे रीडिंग टाइम का यूज करना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और जब आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है तो आप ये अनुमान लगा पाते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे कमज़ोर पड़े, आपकी मजबूत कड़ियाँ कौन कौन सी हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और बचे हुए समय में रमन सर का कहना है कि बचे हुए समय में आप कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, कैसी प्लानिंग करें कि आप अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। ये प्री बोर्ड से हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद और बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले मैथमेटिक्स को कैसे कंट्रोल में करें, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कैसे करें और कितना करें, ताकि बचे हुए समय में हम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं। प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में अभी लगभग 60 डेज है। इस 60 डेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 30 डेज का रहेगा और सेकंड जो है 30 डेज का। तो 30 डेज में आपको केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना है। पूरे एग्जाम्पल्स, ऑप्शनल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सभी एक एक क्वेश्चंस आपको करने हैं और अच्छे से रिवाइज करना है। और जो क्वेश्चंस आपसे बन नहीं रहे हैं आपको उसको मार्क कर लेना है और उसको एक कॉपी में नोट करते चले जाना है। अच्छा, मार्क भी कर लेना है, कॉपी में भी नोट कर, हाँ, एक अलग कॉपी में नोट कर लेंगे। और फिर जिस क्वेश्चंस में बार बार एक ही टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं उस मिस्टेक्स को भी आप नोट कर लेंगे। अब 30 डेज में आपने जब पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसके बाद इस नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट 10 डेज आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 10 डेज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सैम्पल पेपर से। अच्छा। क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, तो इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत कम है, इसलिए उसे आपको सैम्पल पेपर से ही सॉल्व करना होगा। तो 10 डेज आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपने जो जो क्वेश्चन मार्क किया था एनसीईआरटी का उसको भी रिवाइज करते रहेंगे, जो आपसे नहीं बने थे या जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे थे, तो उसे भी आप करते रहेंगे। फिर उसके बाद 15 डेज आप जो है सैम्पल पेपर्स लगाएंगे और उस टाइम में लगाएंगे जिस टाइम में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। अच्छा, मतलब 10 बजे बैठ गए, 10 बजे आपको बैठ जाना है। 10:15 से 10:30 तक रीडिंग टाइम, क्वेश्चन, हाँ, रीडिंग टाइम, और 10:30 से 1:30 तक आप अटेम्प्ट करिए। अच्छा, तो हर दिन आप एक एक सैम्पल पेपर लेंगे, उसको उसी
टाइम पीरियड में, बोर्ड के टाइम पीरियड में बैठ कर के उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद में या 2-4 घंटे के बाद में आप उस क्वेश्चंस को देखेंगे आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया है, उसमें क्या क्या आपने मिस्टेक किया है, कौन से क्वेश्चंस आपसे बने नहीं हैं, उसको भी आप कॉपी में नोट करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से 15 सैंपल पेपर आप जब कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, आपको और समय कम लग रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उस सब चीज़ों को भी आप ध्यान देंगे और सुधार भी लिए रहे। हाँ, इम्प्रूव भी करेंगे। हर टेस्ट पेपर देते समय उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आप सैंपल पेपर जब सॉल्व कर दिए उसके बाद आप जब भी उसको देखने बैठेंगे एज ए एग्जामिनर देखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे ये पेपर मेरा है, ये पेपर किसी और का है, मैं एग्जामिनर हूँ। तो उसको देखने के बाद आप खुद देखेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक हमारे से हुई है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है और कहाँ हमसे चूक हो रही है और टाइम की कमी तो नहीं हो रही है, टाइम की कमी नहीं हो रही तो उसका रीज़न क्या है, वो सब आप एक कॉपी में नोट करेंगे। उसको नेक्स्ट टाइम जो है इम्प्रूव करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर सुधार, लगातार सुधार होना ही है ना। फिर उसके बाद आपके पास 5 डेज बच जाएगा। उस 5 डेज में आप जितना आपने नोट किया हुआ है उस चीज़ को आप देख लेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं उस क्वेश्चंस को फिर से एक बार कर लेंगे। ये हो गया सर कि प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम के बीच में प्रैक्टिस कैसे करना है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया सर आपने। प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम के बीच में लगभग 60 डेज हैं, जिसमें से 30 डेज तक हम एनसीईआरटी बनाएं और उसके बाद फिर हम 15 डेज जो है वो लगा दें सैंपल पेपर की 10 डेज एक्टिविटी में 10 डेज लगा दें, है ना। हाँ ठीक है सर। और फिर 15 डेज सैंपल पेपर बनाए और बचे हुए 5 डेज में हमारा जहां भी वीक पॉइंट था जो हमने नोटबुक में नोट करके रखा था उसको कर ले। यानी हुआ 60 डेज को आपने डिवाइड किया, 30 डेज 10 डेज 30 डेज एनसीईआरटी, 10 डेज तक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन प्लस रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी। हाँ ये भी रहेगा। और 15 डेज तक फिर सैंपल पेपर क्योंकि आपने 40 डेज में पूरा तैयारी कर लिया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिया, आपकी वीकनेस भी आपने दूर कर लिया, आप सैंपल पेपर में आ गए हैं। अब उस सैंपल पेपर में भी आपने जो चीज़ निकाल लिया है आपसे नहीं बना है उसको आप साथ साथ करते जाएंगे, रिव्यू करते रहेंगे अपना। बिल्कुल। और लास्ट के 5 डेज में जो भी वीक पॉइंट्स थे उनको आप देख लीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया सर आपने स्टूडेंट्स को। आप लोग इन बातों को नोट करते चलिएगा और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए और अपने तो कीजिए ही, आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी बताइए कि ऐसा करने से ऐसा लाभ हो सकता है। सर ये जो तरीके आपने बताए ये तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इसका लाभ जरूर उठाएंगे। जहां जहां पर बच्चे कमजोर पड़ते हैं, जहां जहां पर बच्चों को परेशानी आती है मैथमेटिक्स में, जाहिर है वो अपने मैथमेटिक्स टीचर से तो संपर्क करेंगे ही। और मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कभी भी कमजोर होता हुआ तो नहीं देखेंगे। जब बच्चे अप्रोच करेंगे तब टीचर्स उनका सहयोग हृदय से करने को हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे। एक जरूरी बात यहाँ पर आती है सर पेरेंट्स के रोल की। जब बच्चों का प्री बोर्ड के बाद खास करके ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं तैयारी को लेकर के। कभी कभी उन्हें महसूस होता है कि तैयारी पूरी नहीं है, कभी लगता है कि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही है, कभी लगता है रिवीजन में कोई कमी छूट रही है। और इसी बीच में उनके घर में, उनके रिलेशंस में तरह तरह के फंक्शंस भी आते रहते हैं, शादियों की बात आती है, बर्थडे की बात आती है, कुछ और भी बातें आती रहती हैं। तो ऐसे में बच्चों को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे उस समय स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, तो जो भी मिलेगा वो घर में ही मिल पाएगा। ऐसे में सर
आप पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? ये तो बहुत ही माने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। मैं भी एक पेरेंट रहा हूँ, आप भी पेरेंट हैं, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि इस बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट कितना चाहिए, वो भी एग्ज़ामिनेशन के समय में। जब एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ समय ही बचे हैं और बच्चे को कई सारी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो ऐसे वक्त में पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसको पेरेंट्स फॉलो अप करें तो उससे उनके बच्चों का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और उसमें पहले तो मैं यही कहूँगा कि उनका जो खाने का समय है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो फिक्स होना चाहिए। उस टाइम में उनको वो चीज़ दिया जाना चाहिए, उसमें ऐसा डिले नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो भी खाना उनको आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, डिनर जो उनका समय में दिया जा रहा है, वो लाइट होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। लाइट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का माने स्टमक प्रॉब्लम या हेल्थ इशू ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि सर आपने कहा कि फंक्शंस भी होते हैं इस दरमियान, तो उसमें जाना पड़ जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है तो उसे कोशिश करिए कि अवॉइड करने के लिए। उसमें पेरेंट्स में अगर कोई एक चले जाए और इससे आपका सोशल रिलेशन में फ़र्क नहीं आता है, तो उसमें कोई मैं गलत नहीं मानता हूँ। और इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम के पहले बच्चों का जो भी एडमिट कार्ड है, स्कूल यूनिफॉर्म है, उनके पेंसिल बॉक्स हैं, स्कूल आईडी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम के दिन में ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, वो दूसरे सेंटर्स में जाते हैं बच्चे, तो ये सब चीज़ आप उसको देख लें, कंफर्म कर लें। मतलब अगर इन चीज़ों को व्यवस्थित रखने का काम अगर पेरेंट्स कर जाते हैं तो बच्चे कम से कम उस तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरा एडमिट कार्ड सही जगह है, मेरा पेंसिल बॉक्स में राइटिंग मटेरियल, स्टेशनरी जो भी लगेगा वो सही सलामत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आई कार्ड सही है, मेरा यूनिफॉर्म सही है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई के समय, रिविजन के समय, प्रैक्टिस के समय उधर नहीं जाना चाहिए, उससे वो निश्चिंत हो जाए। स्टूडेंट जब सेंटर से घर में पहुंचते हैं, उसके बाद उनसे तुरंत कोई प्रश्न ना किया जाए, और उसके बाद में बच्चा आपको खुद ही बताएगा कि उसका पेपर कैसा गया है, और उसके बाद उसे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करिए, उसका ध्यान वहाँ से हटाइए। जो पेपर हो चुका है उसके बारे में बोलिए कि जो हो गया है उसके ऊपर अब ज़्यादा मत सोचिए, आगे का बेटर करने की कोशिश करिए। ऐसा करना चाहिए। मन सर का कहना है कि जैसे ही पेपर खत्म होता है कोई और स्टूडेंट्स अपने घर पहुंचते हैं तो उनका पूरा ध्यान अगले पेपर की तरफ लगा रहता है, अगले सब्जेक्ट के एग्जाम की तरफ लगा रहता है। तो यहां पर पेरेंट्स एक सहयोग ये कर सकते हैं कि बीते हुए पेपर पे कोई डिस्कशन ना करके आने वाले पेपर के प्रिपरेशन और रिवीजन पर डिस्कशन किया जाए, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा सहयोग मिल पाता है। सर यही बोलना है आपका? यही कहना है। आपने मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, रिवीजन के बारे में, एग्जामिनेशन में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इसके बारे में, पेरेंटल रोल के बारे में और कई चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया, जो बहुत ही अच्छा रहा। सर आप और कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि इस प्रिपरेशन और एग्ज़ामिनेशन के दौरान बच्चे अपने आप को तनाव मुक्त रखें, और हर दिन वो थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए म्यूज़िक सुन लें या थोड़ा सा खेल लें, और किसी प्रकार के थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखेंगे फ्रेंड्स से, और अपने आप को घर में ही कन्फाइंड रखिए। और कौन क्या प्रिपरेशन कर रहा है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और मेरा एक छोटा सा
दो लाइन का एक पंक्ति है, दो लाइन की, कि लहरों से डरकर यूं ही नाव पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सर ये बहुत ही अच्छी बात बता गए आप लोगों को। सर का इंटरेस्ट लिटरेचर में भी बहुत है। जब कभी मौका मिलता है तो सर लिटरेचर के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, और सर खुद भी मेडिटेशन करते हैं। सर खुद भी मेडिटेशन अच्छा करते हैं, मुझे पता है। मुझे लगा था कि सर आप लोगों को भी ये बोलेंगे कि कम से कम 5-10 मिनट अपने आप को एकाग्रचित रखिए, और आप जिस किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, जिस किसी भी फेथ के हैं, अपने फेथ के बारे में थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ी सी विनती जरूर कीजिए। इससे मन एकाग्र होता है। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। आपको जो भी इसमें तौर तरीका अच्छा लगे, अपने आप को संयम देने के लिए, अपने आप को साहस देने के लिए वो आप जरूर कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, समय निकाला। थैंक यू सर। और मैथमेटिक्स के ऊपर इतना इंटरेस्टिंग तरीके से स्टूडेंट्स को समझाए आप। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स मेड इजी, सर ने मैथमेटिक्स को आसान बना दिया आप लोगों के लिए, और इसका लाभ आप खुद भी उठाइए और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, इन तरीकों के बारे में, ताकि आपका सुधार तो हो, आपके दोस्तों में भी सुधार आए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।